आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं या आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लॉ फील्ड में कहीं भी बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है बेर एक्ट को ढंग से पढ़ना। जी हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना, माँ ही नहीं है तो मासी को क्यों रो रहे हो। ठीक वैसे ही लॉ में एक आ जाता है कि अगर आपने बेर एक्ट ही नहीं पढ़ा ना तो आप लॉ में आगे कुछ नहीं कर सकते। यानी इसलिए अगर आपको लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको बेर एक्ट को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप ले लें या कोई कमेंट्री ले लें, वो सब बेर एक्ट के इंटरप्रिटेशन पे ही चलता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि बेर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, और मैं आपको वीडियो के एंड में एक एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी बेर एक्ट के किसी सेक्शन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट। दोस्तों हम वकील भाइयों के लिए बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, जैसे वकालत कैसे शुरू करें, कैसे लीगल इंग्लिश सीखें, कैसे कोर्ट में आर्ग्यू करें, कैसे ड्राफ्टिंग करें, और ये वीडियो के साथ साथ हम उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी बना रहे हैं। नीचे मैं आपको उन सब वीडियो के लिंक और वो कोर्सेज दे रहा हूं। कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं जिसको आप लेकर अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बेर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। बेर एक्ट को कैसे पढ़े उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि बेर एक्ट को पढ़ना जरूरी क्यों है। दोस्तों बेर एक्ट में सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन यानी जो पर्टिकुलर लॉ है, और वो होता है लॉ एज इट इज, बेसिक लॉ वही होता है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट को उठा के देखेंगे तो कोई ना कोई सेक्शन का इंटरप्रेट ही करते हैं, या फिर अगर आप कोई कमेंट्री देखेंगे तो उसमें सेक्शन का ही एक डिटेल दिया होता है। यानी कोई भी बेर एक्ट की कमेंट्री आप पढ़ लें या कोई भी जजमेंट पढ़ लें या आप कहीं भी किसी वकील का आर्गुमेंट सुन लें, सबका बेस होता है बेर एक्ट, क्योंकि कानून वही लिखा होता है और कानून वही होता है जो बेर एक्ट में लिखा होता है। अगर वो बेर एक्ट में कुछ नहीं है तो उसका मतलब वो कानून नहीं है। अब सवाल आता है कि बेर एक्ट में सेक्शन को क्या एकदम रैंडमली शुरू कर देना चाहिए या कैसे करना चाहिए। इसका एग्जांपल हम अपने जीवन से लेते हैं। आप जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले क्या करते हैं, कोई ना कोई ट्रेलर जरूर देखते हैं ना मूवी का, कि ट्रेलर इंटरेस्टिंग है या नहीं है। उसी तरह बेर एक्ट को पढ़ने के लिए आपको उसका ट्रेलर देखना पड़ेगा और आपको ट्रेलर मिलेगा उसके टेबल ऑफ इंडेक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी कोई बेर एक्ट उठाएं तो सबसे पहले मैं आपको वापस रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले बेर एक्ट के इंडेक्स को पढ़ें। इंडेक्स में आपको पता लगेगा कि स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है। आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे सब चैप्टर बांटे गए हैं, क्या सेक्शंस हैं और क्या स्कीम ऑफ द एक्ट है। देखिए कोई भी आप एक्ट उठा के देख लीजिए, हर एक्ट के, हर कानून की एक फ्लो होती है। उस फ्लो को अगर आप समझ गए तो आपको इंटरप्रेट करने में बहुत आसानी होगी और आप किसी भी सेक्शन को जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप इंडियन पेनल कोड को देखेंगे तो 299, 300, 302 आईपीसी या फिर जो 304, 307, ये सब बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, मर्डर या फिर रेप। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो वो शुरू होते हैं 420, 67, 68, 71, क्योंकि वहां सारे प्रॉपर्टी के ऑफेंस आते हैं। तो आप अगर आईपीसी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर ऑफेंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन बना रखा है। तो अगर आपने वो स्कीम समझ ली तो आपको कनेक्ट करना बहुत आसानी होगी। तो जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सेक्शन 465, 466, 467 के आसपास क्या होगा, तो मैं एक बात कर सकता हूँ कि फ्रॉड या फॉर्जरी से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही उससे डील करता है। तो अगर आपको स्कीम ऑफ द एक्ट पता है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी किसी भी बेर एक्ट को पढ़ना। अब आपने इंडेक्स पढ़ लिया, आपको ये पता लग गया कि इस एक्ट में क्या है। अब आपको शुरुआत करनी है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट से। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक्ट के अंदर एक प्रस्तावना लिखी होती है, प्रीएम्बल होता है या उसका ऑब्जेक्टिव बताया होता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी लॉ ऐसा नहीं होता है कि सोच लिया और वो कल लॉ लिया है। हमेशा पहले एक रीजन ढूंढा जाता है कि क्या रीजन है जिसके लिए लॉ लेकर आया जाए। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मिस्चीफ या प्रिंसिपल ऑफ मिस्चीफ होता है। यानी कुछ ऐसी बदमाशी हो रही है समाज में या कुछ ऐसा गलत हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ लेकर आया जाता है। फॉर एग्जांपल जब महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ा तो 2005 में उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। तो अगर आप उस एक्ट को पढ़ेंगे तो उस एक्ट के प्रीएम्बल में यानी जो प्रस्तावना उसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि इतना सारा वायलेंस हो रहा था तो उसको रोकने के लिए हमें एक एक्ट लाने की जरूरत पड़ रही है। या अगर आप बात करें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, तो जब बच्चों के साथ इस तरह के रेप या चाइल्ड
सेक्सुअल ज्यादा बढ़ा तो 2012 में इनके लिए पॉक्सो लाया गया और उस एक्ट की प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ है क्योंकि हम यूएन की सिग्नेटरी हैं और बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है तो हमें लगता है कि ये एक्ट लाया जाना चाहिए। यानी अगर आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव उस एक्ट का पता है तो आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि इस एक्ट में क्या होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है कि जब आप किसी सेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं या जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं तो आपको हमेशा उस एक्ट का एम एंड पर्पस पता होना चाहिए, ताकि जब आप कुछ सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसके पीछे की भावना आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये एक्ट क्यों लाया गया था, ताकि आप उसको उसके करेक्ट मैनर में इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सेक्शन 41A सीआरपीसी के। 41A सीआरपीसी आने से पहले पुलिस को लगता था तो वो जनरली जाके कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करती थी। जब बहुत फर्जी अरेस्ट बढ़ने लगी तो पार्लियामेंट को लगा कि कहीं ना कहीं एक रोक लगानी जरूरी है, तो वो 41A सेक्शन को लाया गया और उस सेक्शन में कहा गया कि अगर पुलिस सेटिस्फाइड है कि अरेस्ट की जरूरत नहीं है तो उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर उनको लगता है तो उनको पहले नोटिस देना होगा। लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया था मे, MAY, मे, यानी उनका डिस्क्रिशनरी था। अब क्या हुआ, जो इस एम से लाया गया वो एम पूरा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस को पता था कि मे वर्ड यूज है, तो वो फिर भी अरेस्ट नहीं रोक रही थी और फर्जी अरेस्ट कंटिन्यू चल रही थी। फिर इसको वापस अमेंड किया गया और मे वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया शैल वर्ड से, यानी अब मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आपको लगता है कि अरेस्ट जरूरी नहीं है तो आप उनको पहले नोटिस देंगे, 41A का नोटिस देने के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो आप उनको अरेस्ट करेंगे। यानी अब आपने इस एग्जांपल से समझा कि कैसे लॉ की भावना को, तो उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको ध्यान में रख के इंटरप्रेट किया जाता है। और इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपको बेल एक्ट को पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। अब आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन क्लॉज। आपको हर एक्ट में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के आसपास कहने के डेफिनेशन क्लॉज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएं या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएं तो सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस इसलिए ताकि आप जब उस एक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड यूज होंगे, उस वर्ड को कैसे पढ़ना है वो आपको डेफिनेशन में मिलेगा। जैसे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो वहां पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, एक शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, एग्रीड पर्सन का मतलब क्या हुआ, तो वो आप जब एक्ट में पढ़ेंगे तो आपको उस डेफिनेशन से रिलेट करना पड़ेगा, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक और आपको टिप, अगर आपको लगता है कि वो डेफिनेशन में नहीं भी दिया हुआ है तो अभी चिंता की बात नहीं है, आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर करना है क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट सारे वर्ड्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। तो अगर एक्ट में कोई स्पेसिफिक एक्ट में अगर स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं है तो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर करना होगा। अब ये सब हमने बेसिक बातें जान ली, बेल एक्ट को कैसे हमें शुरुआत करना है और कैसे डेफिनेशन पढ़नी है और एम एंड ऑब्जेक्टिव जानना है। अब हम आते हैं कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन को पढ़े कैसे। सेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा कि एक तो कभी भी नेट पे जाके या फिर मोबाइल से कोई भी सेक्शन को या एक्ट को ना पढ़ें, उसका प्रिंट आउट हाथ में लें और अपने हाथ में एक पेंसिल लें। सबसे पहले एक सेक्शन को 4 से 5 बार पढ़ें। जी हाँ, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी बार आप सेक्शन को पढ़ोगे उतना जल्दी आप उसका थॉट प्रोसेस समझ पाओगे कि ये एक्ट या सेक्शन को क्यों लाया गया था। इसलिए सबसे पहले आपको 3 या 4 बार उस सेक्शन को पढ़ना है। फिर सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको हाईलाइट करके उसका डिक्शनरी से आपको मीनिंग निकालना है। पहले तो आप देख लें कि उस एक्ट में इसका डेफिनेशन दिया है या नहीं दिया है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में है या नहीं है, और नहीं अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वर्ड है तो आपको अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि उसका मतलब क्या है, ताकि आप उस वर्ड का डिटेल में मीनिंग जान सके। अब आपने सेक्शन को 3-4 बार पढ़ लिया है, अब आपने सेक्शन के हर एक वर्ड का मीनिंग जान लिया है, फिर अब आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव भी पता है, तो अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बेल एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन क्यों लाया गया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कनेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम, ये डिफाइन करते हैं कि उस सेक्शन का क्या पर्पस था। अगर कॉमा है तो इसका मतलब कि वो 2 सेंटेंस अलग हो रहे हैं, अगर फुल स्टॉप है मतलब वो सेंटेंस वहीं रुक गया है। तो आप जब पढ़ें तो उस कनेक्टर्स को यूज करके पढ़ें। फॉर एग्जांपल किसी सेक्शन में अगर कॉमा यूज किया हुआ है तो आप वहां पॉज करें, यानी इंटेंशन ये है लेजिस्लेचर का कि आप वहां पॉज करके उसका मतलब समझें और उस बात को दूसरे सेंटेंस से अलग करें। तो ये कई सारे कनेक्टर्स होते हैं जहां हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें बेसिक इंग्लिश के रूल्स हमेशा अप्लाई होते हैं। और जैसे आप कनेक्टर्स भी देख लिए, आपने उसको आराम से पढ़ लिया, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जितना हो सके किसी भी सेक्शन को ब्रेक कर करके पढ़िए। अगर आप एक साथ उसको फ्लो में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप उसको ब्रेक करिए और ये देखिए कि सेक्शन में क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप 420 पढ़ते हैं तो आपको लाइन से लेकर मार्क करना पड़ेगा कि इसमें पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, और ये देखना पड़ेगा कनेक्टर्स क्या, यानी एंड है या और है मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड यानी दोनों का होना जरूरी है। मे वर्ड है या शैल वर्ड है, मे में यानी डिस्क्रिप्शन है, शैल यानी मैंडेटरी है। यानी जो बेसिक इंग्लिश के प्रिंसिपल्स है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और आपको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ऐसा कहा जाता है कि ऑफेंस तभी होता है जब वो सेक्शन अट्रैक्ट होगा, और सेक्शन अट्रैक्ट होने के लिए हर इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। यानी अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो शायद आपको उसका रिलीफ मिल जाएगा आपको अपने क्लाइंट को डिफेंड करने में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपको बेल एक्ट को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और हाँ, जब भी आप बेल एक्ट को पढ़े तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, यानी एज इट इज जो लिखा है उसको वही माने। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप उसको कनेक्ट करें एम एंड ऑब्जेक्टिव से, किसी
दूसरे इंटरप्रिटेशन पे न जाएं अनलेस वो एक्ट आपको बोले या किसी कमेंट्री में किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह रखा हो। अब हमने ये सारी बेसिक बातें जान ली, तो अब हम शुरुआत करते हैं एक किसी सेक्शन से और उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे रीड करेंगे। तो अब आपको मैं एक स्क्रीन पे सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ और उसको आपके साथ पढ़ता हूँ ताकि हम समझ सकें कि हमें उस सेक्शन को कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों सेक्शन 2A कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर्स टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यानी दोस्तों आपको ये डेफिनेशन पढ़ के पता लग रहा है कि ये प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है। अब अगर हम सबसे पहले वर्ड देखें तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी ये दो वर्ड यूज हुए हैं वन और अनदर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, तभी वन और अनदर का यूज किया गया है। अब अगर हम इसमें वर्ड करें सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी ये कम्युनिकेशन से संबंधित होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। इसका मतलब विलिंगनेस का मतलब होगा कि आपका फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिर आता है अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब्सटेन का मतलब होता है किसी को रोकना। फिर आगे लिखा है कि विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंशन है कि आप किसी से किसी भी तरह की बिजनेस या कमर्शियल रिलेशनशिप में आए, और अगर ये सब चीजें होती है तो वो उसे प्रपोजल कहते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने एक सेक्शन को ऐसे ब्रेक करके पढ़ा और उसके हर मीनिंग को जाना। ये एक बड़ा बेसिक एग्जांपल था। ऐसा आप किसी भी सेक्शन को पढ़ेंगे तो शायद आपको पढ़ने में आसानी होगी। आपको लगता है फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में आपको अगर लग रहा है कि इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी लॉ में दिक्कत आ रही है, आप मुझे नीचे कमेंट में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि हम उस पर वीडियोस लाते रहें। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।